सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और तैयारी एक नंबर चल रही होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है पोएट एंड पैनकेक। तो पोएट एंड पैनकेक जो है एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल बच्चे इस चैप्टर से बड़े परेशान रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं कि सर इतना घटिया चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या तैयार करें, क्या तैयार नहीं करें, कुछ ही समझ में नहीं आता। ये चैप्टर ही समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर चाहता क्या है। सबसे बड़ी समस्या चैप्टर की नहीं है, चैप्टर की जगह हमारी समस्या है, क्योंकि हम चैप्टर से उम्मीदें लगा के बैठे हैं। हमारी क्या उम्मीद है? एक कहानी होनी चाहिए। पोएट्स एंड पैनकेक है, कुछ पोएट्स होने चाहिए, कुछ पैनकेक्स होने चाहिए। पैनकेक खाने वाली डिश होती है। पोएट ने पैनकेक खाया, उसका पेट खराब हुआ और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको बोला यार मेरा भी पेट खराब है, चल दूसरे डॉक्टर के पास। नहीं है यहां पर स्टोरी भाई, कोई कहानी नहीं है यहां पर। यहां पर स्थिति क्या है? तो यहां पर एक छोटी सी स्थिति है। मान लीजिए कि आप किसी संस्था में काम करते हैं, जैसे हम लोग लर्न एंड शेयर में काम करते हैं। अब लर्न एंड शेयर में काम करते हुए मैं एक डिपार्टमेंट में, यानी कि टीचिंग डिपार्टमेंट में मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम है अशोका मित्रन। अब मैं सारी चीजों को ध्यान से देख रहा हूं। कॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कॉल रिसीविंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, नोट मेकिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट जहां पर होता है क्लास का उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हमारा टीचिंग डिपार्टमेंट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन से लोग हैं, किसका नेचर कैसा है, वहां पर होने वाली घटनाएं। कि एक दिन ऐसा हुआ था कि सिंगापुर से एक लड़की आई थी, उसने बताया लर्न एंड शेयर से उसने किस तरह से पढ़ाई करी और कैसे उसको बहुत बेनिफिट मिला। एक बार ऐसा हुआ था, मैं भी वहीं पर था, इंस्टीट्यूट पर ही था। वो बरसात आ रही थी, हम लोग भीगते भागते गीले होते हुए जैसे तैसे स्टूडियो पहुंचे तो 3-4 हमारे यूपी के बच्चे हमसे मिलने आए हुए थे, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था। और उनसे मिलकर के फिर हमने उनके साथ संडे वार्ता की। तो ये इस नेचर का चैप्टर है। हमें पहले चैप्टर के नेचर को समझना होगा। हमें ये नहीं समझना है कि भैया चैप्टर में जो मैं चाहता हूं वो चैप्टर में हो। नहीं भैया, चैप्टर उसने आपकी सोचकर नहीं लिखा है, ठीक है। चैप्टर उन्होंने आपको सोचकर नहीं लिखा है, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चैप्टर लिखा है और आपको उनके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो यहां पर भैया जेमिनी स्टूडियो नाम का एक स्टूडियो है, जहां पर फिल्म मेकिंग का काम होता है, फिल्में बनाई जाती है। और इसके जो डायरेक्टर है, मतलब सबसे बड़े मालिक जो है एस.एस. वसंत साहब हैं। तो एस.एस. वसंत साहब के इस स्टूडियो के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट में कोथामंगलम सुब्बू भी है, उसके अलावा अशोका मित्रन साहब स्वयं हैं, उसके अलावा एक लॉयर भी है। कैसे वो लॉयर एक एक्ट्रेस का पूरा करियर बर्बाद कर देता है, ये सारी की सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं। कहां कहां कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उनका वर्णन करते हैं। तो अशोका मित्रन जी एक स्टूडियो में काम करते हैं, उस स्टूडियो में होने वाली घटनाओं का, वहां के व्यक्तियों का वर्णन करने वाले। चलिए फटाफट से बताइए, यहां तक का बात क्लियर हुआ क्या? चैप्टर का नेचर समझ में आया? कुल मिला के हमें अभी केवल चैप्टर का नेचर समझना था। क्लियर है क्या? चैप्टर का नेचर समझ में आया क्या? यस और नो, हाँ और ना। एक संस्था है जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, उसमें एक व्यक्ति काम करते हैं जिनका नाम है अशोका मित्रन। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में लिखते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में लिखते हैं। चलिए तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग का डिस्कशन करते हैं। हमारे पात्र, हमारे चरित्र जो है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है, ये है श्रीमान अशोका मित्रन जी। और ये अशोका मित्रन जी जो है ये हमारे लेखक हैं, राइटर हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है? तो यही हैं, इनका नाम है अशोका मित्रन, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। उसके बाद सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर का ज्यादातर हिस्सा जो कवर करेगा व्यक्ति, वो व्यक्ति ये है। ये कौन है? तो ये भैया पूरे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के व्यक्ति हैं। नंबर 2 के व्यक्ति कौन है? इनका नाम है सुबू। क्या नाम है इनका? सुबू। और इनका पूरा नाम है कोथामंगलम सुबू, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? कोथामंगलम सुबू इनका पूरा नाम है। तीसरे व्यक्ति जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस डाक टिकट में है, ये है एस.एस. वसंत साहब। और ये एस.एस. वसंत साहब जो है ये नंबर 1 के व्यक्ति हैं। नंबर 1 के व्यक्ति मतलब ये डायरेक्टर है, मालिक हैं जेमिनी स्टूडियो के। और जेमिनी स्टूडियो पूरा इन्हीं का है, इन्होंने ही सब लोगों को हायर कर रखा है, यही फिल्में बनाने का काम करते हैं। तीसरे व्यक्ति यहां पर जो है, इनको हम जानते हैं अंग्रेजी जगत में, ये है स्टीफन स्पेंडर जी। ये एक नॉवेलिस्ट भी है, ये पोएट्रीज भी लिखते हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, ये एसेज भी लिखते हैं। मतलब अंग्रेजी के जाने माने लेखक है अंग्रेजी भाषा के, स्टीफन स्पेंडर। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये तो सारे हिंदुस्तानी है, इसके अंदर आप स्टीफन स्पेंडर को क्यों लेके आ गए? स्टीफन स्पेंडर साहब का यहाँ पे क्या काम है? इनका भी काम है, ये भी आएंगे।
बेटा सब आओगे, तुम में कोई नहीं बचने वाला। एक और व्यक्ति साहब है जिनका मैं चित्र लेके आया हूं, ये है फिशर बचमैन। इनका नाम है फिशर बचमैन। इन्होंने एक मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी का गठन किया था, यानी एक ऐसी आर्मी जो कि कम्युनिस्टों के खिलाफ काम करती है। तो इनकी जो आर्मी है, मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी जो है, जिसको हम एमआरए कहेंगे चैप्टर में बार बार, एमआरए के अंदर लगभग 200 सदस्य हैं। ये 200 सदस्य भी एक बार जेमिनी स्टूडियो में आते हैं और स्टीफन स्पेंडर साहब भी एक बार जेमिनी स्टूडियो के अंदर आते हैं। तो ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग हैं जो चरित्र या पात्र बनेंगे आपके इस चैप्टर में, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अशोकामित्रन साहब, सुबू साहब, एसएस वसंत साहब, स्टीफन स्पेंडर साहब और आपके ये कौन है, फिशर बचमैन साहब। ठीक है, सब एक्टर बनेंगे, कोई एक्टर नहीं बनेगा इनमें से। एक्टरों की बात होगी नहीं, केवल एक एक्ट्रेस की बात होगी जिसका लाइफ तबाह कर दी थी एक वकील ने, है ना। कैसे करी थी वो अपन बात करेंगे उसके बारे में। दैट वाज अ ह्यूमरस वे, मतलब एक हंसी मजाकिया वे में आप उसको देखेंगे। ओके, चलो, चैप्टर का नाम है पोएट एंड पैनकेक्स और इसके कैरेक्टर्स कौन है। सबसे पहले ऑफिस बॉय डिड द मेकअप फॉर द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। तो एक ऑफिस बॉय है। ऑफिस बॉय कौन है, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेकअप करता है उन प्लेयर्स का। प्लेयर्स मतलब जो नाटक में या फिर जो फिल्म में प्ले करने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं, और जो कि क्राउड यानी कि भीड़ की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाएंगे, भीड़ की भूमिका निभाएंगे। तो एक ऑफिस बॉय है। सेकंड है एसएस वसंत साहब, हमने चित्र देखा है, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ये जो है ये निर्माता है, फाउंडर है, इन्होंने जेमिनी स्टूडियो की स्थापना की है। ठीक है। थर्ड इसमें आता है लीगल एडवाइजर। ये एक वकील साहब हैं, ये एक ऑफिशियल एनरोल्ड है स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि आधिकारिक तौर पर तो ये कहां बैठते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट में बैठते हैं, लेकिन ये सारे लीगल मुद्दे जो हैं, क्या है, लीगल मुद्दे जो हैं वो सारे के सारे देखते हैं। फिर एक इंग्लिश मैन है। इंग्लिश मैन कौन है, यहां पर इंग्लिश मैन किसको कहा गया है, स्टीफन स्पेंडर को, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के एक कवि है और एक एसेइस्ट हैं। एसेइस्ट मतलब निबंधकार है। ठीक है। अगला चरित्र हमारा कौन आता है, सुबु, कोटामंगलम सुबु। नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर तो साहब हमारे जो फाउंडर हैं वही है, यानी पहले आदमी। और दूसरे नंबर पे कौन है, कोटामंगलम सुबु हैं। जेमिनी स्टूडियो पर वेरी क्लोज एंड लॉयल टू द बॉस, बॉस के बहुत ही ज्यादा नजदीकी और बहुत ही ज्यादा वफादार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इनके बारे में हम चैप्टर में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, चैप्टर में हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में कोई बात नहीं होगी, वैसे ये एक कवि है, एक पोएट है। नेक्स्ट है फ्रेंच बचमैन। तो फ्रेंच बचमैन जो है was an American Protestant Christian evangelist who founded the Oxford group known as Moral Rearmament Army from 1938 until 2001। तो ये एक प्रोटेस्ट करने वाले क्रिश्चियन व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप नोन के नाम से एक ग्रुप बनाया था जिसे मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी कहा जाता था। 1938 के अंदर इन्होंने बनाया था, जो कब तक काम करता रहा था, 2001 तक। मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी क्या है, एमआरए क्या है, एक तरह का काउंटर मूवमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के, यानी कि साम्यवाद के विरुद्ध। ये किसके विरुद्ध काम करते हैं, तो ये साम्यवाद के विरुद्ध काम करते हैं। साम्यवाद, इसके बारे में भी चैप्टर में थोड़ी बहुत बात होगी, लेकिन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन में देखेंगे। ओके, अभी यहां पर हमें क्या देखना है कि ये हमारे सारे प्रमुख पात्र हैं और इनके बारे में चैप्टर में डिस्कशन होने वाला है। चलिए तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना मंत्रणा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अशोकामित्रन जी। अशोकामित्रन जी जो है वो एक ऐसे ऑफिस में बैठते हैं, एक छोटे से ऑफिस में बैठते हैं, और उनका काम क्या है, अखबार या पत्रिकाएं जो आती है उसमें से कटिंग काट करके, जो भी इंपॉर्टेंट कटिंग्स हैं, जैसे कहीं कोई घटना हुई है उसकी कटिंग काट करके रखना है, क्योंकि बाद में इन्हीं कटिंग्स के आधार पर फिल्मों की कहानियां लिखी जाती हैं। तो इसलिए ये जो भी मैगजीन्स होती हैं, जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं, जो भी अखबार होते हैं, उनमें से कटिंग काट के रखने का और उसकी फाइलिंग करने का काम ये करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। तो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में सबसे पहला डिस्कशन क्या होता है कि ये कहते हैं कि भैया बहुत ही बुरी जगह है, बहुत ही गंदे और बुरे लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि वहां के लोग जो हैं उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो किसी भी तरीके से सज्जन नहीं है। और तभी वो बताते हैं कि पैनकेक्स क्या है। तो पैनकेक्स क्या है, ये एक कंपनी का नाम है पैनकेक, और पैनकेक नाम की कंपनी जो है वो क्या करती है, सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनाती है।
आप अगर सरल भाषा में कहें तो मेकअप के आइटम बनाती है, ठीक है। जैसे कि फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गया, और भी जो सब आता है मुझे नहीं पता, लड़कियां बताएंगी अभी चैट बॉक्स में और क्या क्या आता है मेकअप का आइटम। तो पैनकेक्स जो है वो क्या है, एक कंपनी का नाम है जहां से ट्रक भर भर के जो मेकअप का सामान है वो आता रहता है जेमिनी स्टूडियो के अंदर। और जेमिनी स्टूडियो के जो मेकअप डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो इस सारी वस्तुओं का, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं एक्टर का, एक्ट्रेसेस का, कॉमेडियन का और इन सब का मेकअप करने में। अब वहां पर बताया जाता है कि जैसे वहां पर हायरार्की है कि भाई सबसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट जो होगा, सबसे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो होगा वो हीरो और हीरोइन का मेकअप करेगा। सेकंड नंबर का जो मेकअप आर्टिस्ट होगा वो विलेन वगैरह का करेगा। थर्ड नंबर का जो मेकअप आर्टिस्ट होगा वो कॉमेडियन वगैरह का करेगा, या जो हीरो के दोस्त वगैरह होंगे उनका करेगा। और सबसे नीचे जो होगा वो अन्य किरदारों का करेगा। उसके अलावा ऑफिस बॉय भी दिया हुआ है उन्हें, यानी मेकअप डिपार्टमेंट को एक अलग से ऑफिस बॉय भी दिया गया है। वो ऑफिस बॉय क्या काम करता है, तो जो बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो ऐसे बड़े बड़े बाल्टियों के अंदर मेकअप ऐसे भर के घोल के और उनके चेहरे पर यूं पोतने का काम करते हैं। पोते क्यों पोतना है, क्योंकि जो हमारे रोम छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं हमारे गाल के ऊपर, तो वहां पर उनको, उन छिद्रों को ढकने के लिए उसका काम किया जाता है। तो ये हमारा मेकअप डिपार्टमेंट है जहां पे हायरार्की चलती है कि भैया आप जितने सीनियर हैं उतने ही सीनियर एक्टर और एक्ट्रेसेस का आप क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। और आप जितने जूनियर होते जाएंगे उतने ही जूनियर मेकअप आर्टिस्ट का आप यहां पर मेकअप करने का काम करते हैं। फिर बात आती है कोडामंगलम सुब्बू की, कि सुब्बू के बारे में बताते हैं कि सुब्बू भाई साहब, सुब्बू ऐसा व्यक्ति है सब को चिढ़ है, मतलब ये कहते हैं भाई मैं तो चिढ़ता हूं सुब्बू, क्यों, क्योंकि वह बॉस के बहुत ज्यादा नजदीक है। बॉस कौन है, तो एसएस वसंत साहब के सबसे नजदीक कौन थे, तो कोडामंगलम सुब्बू सबसे उनके नजदीक थे। तो ये सुब्बू साहब जो है ये सारा काम कर लेंगे, ये मेकअप का भी कर लेंगे, स्टोरी का भी कर लेंगे, राइटिंग का भी कर लेंगे, गीत भी लिख लेंगे। आए तो ये थे एक्टर बनने के लिए, लेकिन ये यहां पर सहायक बनकर रह गए और सभी का सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। बॉस अगर कभी इन्हें एक समस्या बता भी दे कि अरे यार ये सीन कैसे शॉट करें यार, समझ में नहीं आ रहा इस सीन में, कैसे इस सीन को शूट करें कि पब्लिक समझ पाए, तो भैया आप एक समस्या बताओ, तो कोडामंगलम सुब्बू साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि एक समस्या के 4 समाधान लेके आएंगे। देखो सर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा वो वृतांत बताते हैं उसके अंदर कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली ने एक शेरनी को मार दिया। अब शेरनी तो मर गई, लेकिन बिल्ली जो है वो शेरनी के बच्चों को बड़ा दया और करुणा के भाव से देख रही है कि अरे यार इनकी मां को मैंने मार डाला। तो पहले तो बिल्ली शेरनी को मार देगी, है टाइग्रस को मार देगी, और टाइगर के जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो उसके बच्चे हैं, उन्हें ऐसे दया भाव से देखती है, क्या गलती थी इन बच्चों की यार, मैंने इनकी मां को, शेरनी को मैंने मार दिया। तो इस तरह का दृश्य भी अगर आपको शूट करना है फिल्मों के अंदर, तो भाई साहब सुब्बू साहब जो है वो 10 तरीके बता देते थे कि भाई किस किस तरीके से इसे शूट किया जा सकता है। और अगर इनके घर की बात की जाए, अगर सुब्बू के घर की बात करें, तो सुब्बू का घर जो है वो मतलब 200 लोगों के लिए निवास का स्थान बना रहता था। कोई भी दूर का रिश्तेदार आता कि साहब मेरे को काम ढूंढना है, मैं 10 दिन रुक जाऊं, हाँ रुक जाओ, वहीं पर रहता, वहीं पर खाता, वहीं पर पीता, उन्हीं के घर पे मस्त रहता। तो कोडामंगलम सुब्बू जो है उनका घर कई सारे ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे होते थे या शहर में किसी काम से आते थे, उनका घर बना हुआ रहता था। कोडामंगलम सुब्बू के साथ ही वो बात करते हैं ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में सारे कवि, सारे लेखक, सभी लोग वहां पर बैठे रहते थे दिन रात सुबह शाम, क्योंकि बहुत कम कीमत में शानदार कॉफी अगर कहीं मिलती थी तो वो हमारे स्टूडियो में ही मिलती थी। इसलिए वो मस्त दिन रात कॉफी पीते रहते थे और अपनी राइटिंग करते रहते थे, लेखन का काम करते रहते थे। और साथ ही साथ हमारे उसी डिपार्टमेंट में एक वकील साहब भी थे। वकील साहब को अगर हम कहें कि भैया लीगल एडवाइजर हैं, तो वो लीगल एडवाइजर होने की बजाय इल्लीगल एडवाइजर ज्यादा थे, यानी कि वैधानिक सलाह तो नहीं देते थे, असंवैधानिक या अवैधानिक सलाह देने का काम ज्यादा करते थे। एक बार एक एक्ट्रेस आई थी हमारे यहाँ, एक अभिनेत्री आई थी, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, बहुत प्यारा काम करती थी। ऐसा लगता था कि इसका भविष्य तो भैया ये अपने फिल्मों की जगत में इसका तो भविष्य बहुत ही अच्छा होगा यार, ये तो बहुत अच्छा करेगी। एक दिन उस अभिनेत्री ने अपना आपा खो दिया, गुस्सा आ गया उसको किसी बात पर, भयंकर इधर उधर चिल्लाते हुए और लोगों को अंट शंट बोलते हुए इधर उधर घूमने लगी। धीरे से ये लीगल एडवाइजर वकील साहब गए और जाकर के कैमरा ऑन कर दिया।
कैमरा ऑन करके बैठे रहे कि हाँ करो गुस्सा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, करो गुस्सा। उस बेचारी को पता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, वो कुर्सी पर बैठी, तो लीगल एडवाइजर ने उसे बुलाया, आओ गुड़िया इधर आओ, आप क्या कर रही थी अभी, इधर आओ दिखाएं आपको। और कैमरे पे ले जाकर उसको दिखाया, ये सारी हरकतें आपने करी है बेटा, तेरे पे कोर्ट केस करेंगे, तेरे को देखना 20 साल के लिए जेल में डालेंगे, तूने यहाँ पर गलत तरीके से व्यवहार किया। कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, अशोका मित्रन जी कहते हैं उस अभिनेत्री का जो करियर था, उस अभिनेत्री का जो भविष्य था फिल्म जगत में, वो उसी दिन समाप्त हो गया। वो इतने गहरे सदमे में चली गई कि वो अपने गांव ही वापस लौट गई और कभी भी इस जगत में वापस नहीं आई, इस क्षेत्र में वापस कभी नहीं आई। ऐसा था लीगल डिपार्टमेंट भैया। तो लीगल एडवाइजर साहब जो थे खतरनाक आदमी थे, लीगल नहीं पूरी तरीके से इल्लीगल आदमी थे वो। तो इस तरीके से वो उनके बारे में भी बताता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे बताते हैं कि धीरे 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 तमिल फिल्में जो है वो चलना कम होने लगी, बंद होने लगी। अब तमिल फिल्में उतनी नहीं बनती थी। पहले के समय में आप देखोगे तो तमिल फिल्में बहुत ज्यादा तादाद में बना करती थी, सभी लोगों को रोजगार मिलता था। धीरे धीरे स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। स्टोरी डिपार्टमेंट के बंद होते ही शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई वकील बेरोजगार हो गया। उसके अलावा कभी दुनिया में कोई वकील कभी बेरोजगार नहीं हुआ था। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अशोका मित्रन जी कह रहे हैं। अशोका मित्रन जी ये बात भी साथ के साथ बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि धीरे 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 काम जब बंद होने लगा, काम जब कम होने लगा, तब वहां पर केवल नाटकों का, यानी कि तमिल भाषा के नाटकों का मंचन किया जाता था। लेकिन तभी अचानक से एमआरए यानी कि मॉरल रियामेंट आर्मी जो है, उनके 200 सदस्य वहां पर आए। बाहर वाले लोगों को लगा कि ये लोग शायद कोई सर्कस वाले हैं, कोई करतब वगैरह दिखाते होंगे। तो उन्होंने देखा कि यार सर्कस वाले हैं तो इनके पास जानवर तो है ही नहीं। तो यहां पर अशोका मित्रन जी कहते थे कि भाई जानवर अगर उस मंडली के साथ अगर जानवर कहीं दिखाई देते थे तो वो केवल उनकी डिनर टेबल पर होते थे, यानी कि जानवरों को वो खाने के ही काम में लेते थे, उनके साथ कोई जानवर नहीं आ रहे थे। और उन्होंने हमें 2 नाटक करके दिखाए। एक तो गौतम वैली था, दूसरे का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि 2 नाटक उन्होंने कौन कौन से किए थे। एक तो गौतम वैली था और दूसरे नाटक का नाम आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इस नाटक के अंदर से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य हमने पहले कभी नाटकों में नहीं देखा था। और जब मैं नाटक की बात कर रहा हूं तो यानी कि लोग सामने बैठे हैं और चरित्र सामने आके स्टेज पर हैंड टू हैंड परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, फिल्म नहीं बन रही है, हैंड टू हैंड ड्रामा प्ले किया जा रहा है और लोग सामने बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य था वो ले लिया। सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के अलावा जो सूर्योदय के समय पर बहुत प्यारी सी बंसुरी की धुन बजाई जाती थी वो हमने ली। इस तरीके से मॉरल रियामेंट आर्मी यानी कि एमआरए जो है लंबे समय तक हमारे यहाँ पर अतिथि बनकर रही। उसके बाद मॉरल रियामेंट आर्मी जो है वो चली गई और उसके पश्चात एक हमें सुनाई दिया कि कोई भाई अंग्रेज कोई आने वाला है, कोई अंग्रेज आने वाला है। तो वो अंग्रेज आया, आने के बाद वो बैठा। एसएस वासन साहब ने भी फालतू की स्पीच दे दी कि भैया ये आए हैं और ये बात करेंगे, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तब भी समझ में नहीं आया ये आदमी कौन है। उसके बाद वो आए, उन्होंने अपनी बात कही, फिर भी समझ में नहीं आया ये व्यक्ति कौन है। एक तो अंग्रेज व्यक्ति, दूसरी उसकी अंग्रेजी अलग किस्म की, तीसरी उसके बोलने का लहजा जिसे हम एक्सेंट कहते हैं, उसका एक्सेंट भी अलग किस्म का। तो बात ही समझ में नहीं आ रही कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस अंग्रेज व्यक्ति का आना, समारोह में उपस्थित होना, भाषण देना और चले जाना, यह हमारे लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी रही। एक ऐसा रहस्य बना रहा कि भैया कौन था, कौन था जो आया था, कौन था जिसने भाषण दिया, क्या भाषण दिया और कहां चला गया। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति हमारे थे स्टीफन स्पेंडर साहब, जो भारत आए थे। भारत आकर के उन्होंने भाषण दिया, अपनी तरफ से सब बताने का प्रयास किया और लिटरेचर को प्रमोट करने आए थे। 6 महान एसेइस्ट जो थे, यानी कि 6 महान निबंधकार जो थे, उन्होंने निबंध लिखा था कि कैसे वो कम्युनिज्म में गए, कैसे वो साम्यवाद में गए और कैसे वहां से निराश होकर वापस लौट आए। इसके बारे में वो 6 ऐसे थे जिसके बारे में वो बताने के लिए आए थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला ये कौन है रे, क्या बात कर रहे रे, ये आया बात करा चला गया, कौन था ये, क्यों आया था। तो इसको चैप्टर में क्या कहा गया है? इट वॉज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री फॉर अस। हमारे लिए क्या था?
अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि अब धीरे 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 वहां पे काम खत्म हो गया। उसके बाद में मुझे भी लिखने का पढ़ने का बहुत शौक था, मैं भी लेखक बनना चाहता था, तो मैं जाकर के सस्ती किताबें खरीदता था। और एक बार जब स्टूडेंट्स एडिशन में एक सस्ती किताब मिल रही थी, तब मैंने वहां से जो 6 एसेज थे, फेमस एसेज थे, उनकी एक किताब खरीदी और उसे पढ़ा। तब मुझे जानकारी हुई कि जो उस दिन हमारे यहाँ आए थे वो स्टीफन स्पेंडर थे और वे एक लिटरेचर क्लब के डायरेक्टर थे। और वे लिटरेचर क्लब जो था वो नए नए लेखकों को बहुत ज्यादा प्रेरित करता था कि आप लेखन का काम कीजिए। और मैंने भी अपनी तरफ से कुछ चीजें लिख करके थोड़ा बहुत जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके उनके लिटरेचर क्लब को अपना लेख भेजा था। इस तरह से अगर हम इस चैप्टर को देखते हैं कि हम अशोकामित्रन को अलग से पढ़ते हैं जो स्टार्टिंग में और एंड में दिखाई देंगे। सुबु मंगलम के कोदामंगलम सुबु के बारे में हम सुबु के बारे में एक बार में पूरा पढ़ लें, एसएस वसंत साहब के बारे में एक बार में पढ़ लें, स्टीफन स्पेंडर की घटना को एक बार में पढ़ लें, और यहां पर एमआरए का जो आना है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे नहीं किया, ये सारी की सारी चीजें एक बार में पढ़ लें तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग लेट आए हैं, यहां पर एक कहानी की उम्मीद मत कीजिए। यहां 5-6 छोटी छोटी कहानियां हैं और उन 5-6 छोटी छोटी कहानियों को अलग अलग पढ़िए, एक दूसरे से मिक्स मत कीजिए। एक ही संस्था है जेमिनी स्टूडियो, लेकिन वहां पर अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है, नंबर 1। अलग अलग घटनाओं के बारे में बात हो रही है, नंबर 2। जब लोगों के बारे में बात हो रही है तो उनके बारे में उनकी विशेषताएं इत्यादि बताई जा रही है। एक बार एक डिपार्टमेंट के बारे में बात होगी जो मेकअप डिपार्टमेंट है, स्टोरी डिपार्टमेंट है। बेसिकली ये 2 डिपार्टमेंट है जिनके बारे में बात हुई है। लोगों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहां पर स्टीफन स्पेंडर की घटना के बारे में बात होगी, एसएस वसंत का ऐसे व्यक्ति के रूप में बात होगी, कोटामंगलम सुब्बू की एक व्यक्ति के बारे में बात होगी, साथ ही साथ ये कैसी हरकतें करते थे उसके बारे में भी बात होगी। ओके, इनके बारे में ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। और लास्ट के जो 2-3 पैराग्राफ रहेंगे उसमें से सारे चरित्र गायब हो जाएंगे, केवल और केवल अशोकामित्रन साहब ही रह जाएंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को इस साइकोलॉजी से, इस विचारधारा से तैयार करते हो तो डेफिनेटली ये चैप्टर शानदार तरीके से तैयार होगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी समरी के बारे में। ओके, तो समरी में हम यहां पर क्या देख रहे हैं, दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम माय इयर्स विद बॉस। तो जो मेन किताब है वो किताब का नाम क्या है, माय इयर्स विद बॉस, जिसे लिखा है अशोकामित्रन साहब ने। अशोकामित्रन वर्कड इन जेमिनी स्टूडियोज। अशोकामित्रन जो है काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज नामक स्टूडियोज के अंदर, अ वेरी फेमस फिल्म स्टूडियो, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो था ऑफ इट्स टाइम, अपने जमाने का। हिज जॉब इज इन द स्टूडियो वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड मेंटेन अ फाइल। और उनका जॉब थी स्टूडियो के अंदर कि उन्हें काटने होते थे। क्या करना होता था, काटने होते थे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को अलग अलग टॉपिक्स पर, और एक फाइल मेंटेन करनी होती थी। थ्रू दिस राइट अप, और इस लेख के द्वारा अशोकामित्रन ब्रिंग्स अप अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। अशोकामित्रन हमारे सामने लाते हैं, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अशोकामित्रन जो है हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक लाते हैं pertaining टू द फिल्म इंडस्ट्री, जो कि दर्शाता है, बताता है हमें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, एंड इंडिया इन जनरल, और सामान्यतः भारत के बारे में बताता है। प्रोवाइड्स द रीडर विद इन अ ग्लिम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और हमें एक झलक देखने को मिलती है, ग्लिम्स देखने को मिलती है स्वतंत्र भारत की, इन इट्स फैंटेसी, इनकी कल्पनाओं के अंदर। He first takes up the makeup department। सबसे पहले ये बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, एंड मेक्स फन ऑफ द ट्रबल, और वहां होने वाली समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं। दैट द आर्टिस्ट took to look ugly and the pain they underwent under the glare of big lights bulbs, कि कैसे वहां पर जो आर्टिस्ट लोग हैं वो अभिनेता और अभिनेत्रियों को, एक्टर और एक्ट्रेसेस को क्या बनाते थे, बदसूरत बनाते थे। भाई मेकअप क्यों किया जाता है, सुंदर बनने के लिए। यहाँ पे अशोकामित्रन क्या कहते हैं, बोले वहां पर एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को बदसूरत बनाने का काम किया जाता था, और कैसे उनको परेशान किया जाता था, कैसे उन्हें घंटों लाइट के सामने बैठे रहना पड़ता था, और कैसे गर्मी में वो परेशान होते थे। इनफैक्ट वास्तविकता में द टर्म पैनकेक्स, के जो शब्द आया है पैनकेक्स, रेफर टू द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, तो ये दर्शाता है, ये एक ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है जो मेकअप मटेरियल बनाती है, विच वॉज एक्सेसिवली बाय द
आर्टिस्ट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो कि बहुत अत्यधिक मात्रा में खरीदा जाता था या लाया जाता था, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा, काई के लिए, जेमिनी स्टूडियो के अंदर। ही टॉक्स ऑफ द ऑफिस बॉय, साथ ही साथ वो ऑफिस बॉय के बारे में बात करते हैं। अ ग्रोन अप मैन ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल का एक आदमी, जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है ऑफिस बॉय, ठीक है। तो 40 साल का आदमी बॉय है। हु वंस एस्पायर टू बी अ डायरेक्टर, जो एक समय एस्पायर था, यानी कि एस्पिरेशन था, वो क्या बनना चाहता था, तो वह डायरेक्टर बनना चाहता था। बट ब्लेम्स सुबू, लेकिन वह सुबू पर आरोप लगाता है, जो नंबर 2 पर था, इन द स्टूडियो फॉर हिज करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि वर्तमान में उसकी जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसका जिम्मेदार है सुबू। वह तो आया था, वो तो आया था डायरेक्टर बनने, लेकिन सुबू ने उसे डायरेक्टर बनने नहीं दिया, वह ऐसा मानता है। दस, इस प्रकार अशोकामित्रन हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ thousands of aspiring actors, directors, producers who end in empty, oblivious jobs in any such studio. अशोकामित्रन जो है दर्शाते हैं, हाईलाइट करके बताते हैं दशा, किनकी दशा, हजारों ऐसे लोग जो बनना चाहते थे, इंस्पायर थे, किस चीज के लिए इंस्पायर थे, एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, प्रोड्यूसर बनने के लिए, जिन्होंने ना चाहते हुए भी ऐसी तुच्छ या छोटी मोटी नौकरियां कर ली, छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं ऐसे किसी स्टूडियो में। कोथामंगलम सुबू, द नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, दूसरे नंबर का व्यक्ति जो है जेमिनी स्टूडियो में, वो है कोथामंगलम सुबू। इज अ स्टोरी हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही पूरी कहानी है भाई। ही इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ही कुशल व्यक्ति है, एक पोएट है, कवि है, नॉवलिस्ट है, निबंध भी लिखता है, एक्टर है, अभिनेता भी है, फिल्म मेकर और फिल्में बनाने का काम भी करता है। ही इज एन ऑलराउंडर है भैया, उससे कुछ भी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी लॉयल टू हिज बॉस, और अपने बॉस एस वसंत साहब के बहुत ही करीबी है। Another character that come into focus at Gemini Studio is the legal advisor. दूसरा एक और चरित्र है जो हमारे सामने आता है जेमिनी स्टूडियोज में, वो कौन है, लीगल एडवाइजर, वकील साहब। Who wears western clothes, जो पश्चिमी सभ्यता के बिल्कुल शर्ट टाई कोट वोट एकदम ऐसे खिंच के आवे बना की तरह, तो वह क्या है, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। अमंग द रेस्ट ऑफ द खादी क्लेड जेंट्री, ऐसे लोगों के बीच जो खादी की धोती पहनने वाले लोग थे, उनके बीच सज धज कर खिंचकर आने वाला एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, वो है हमारे लीगल एडवाइजर वकील साहब। अशोकामित्रन ऑल्सो टेल्स अबाउट द मैनर इन विच द लीगल एडवाइजर ruins the career of a talented actress unwittingly। तो यहां पर अशोकामित्रन ये भी बताते हैं, वो तरीका बताते हैं जिस तरीके से लीगल एडवाइजर ने बर्बाद कर दिया था भविष्य एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही कुशल अभिनेत्री का, अनविटिंगली यानी कि बुद्धि से, अपनी बुद्धि से उसको हरा करके। कम्युनलिज्म ऑल्सो फाइंड्स अ प्लेस इन द म्यूजिंग ऑफ अशोकामित्रन, अशोकामित्रन की कल्पनाओं में साम्यवाद या कम्युनलिज्म जो है वो भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। एट दैट टाइम ऑफ इंडिया, भारत में उस समय, द एजुकेटेड फॉक टू प्राइड इन शोइंग देयर सपोर्ट फॉर कम्युनलिज्म, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो पढ़े लिखे लोग थे, वे बहुत ही गर्व महसूस करते थे अगर वो अपना सपोर्ट, अपना सहयोग दिखाते थे, किसको, कम्युनलिज्म को। एंड जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो एक्सेप्शन, और जेमिनी स्टूडियो इसमें किसी भी तरीके से अपवाद नहीं था। इन द सेम स्ट्राइड, बिल्कुल उसी तरीके से, ही ऑल्सो मेंशंस द एंटी कम्युनलिज्म मूवमेंट रन बाय द वेस्ट, के पश्चिमी देश जो हैं वो किस तरीके से कम्युनलिज्म के विरोध में, एंटी कम्युनलिज्म का मतलब है कम्युनलिज्म के विरोध में कैसे वो आंदोलन चला रहे थे, उसका भी उल्लेख हमें यहां देखने को मिलता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस पूरे चैप्टर में, ही मेंशंस द प्ले ट्रूप ऑफ द पोएट एडिटर, तो वे बताते हैं कि कैसे, ट्रूप का मतलब होता है समूह, नाटक करने वाले जो समूह है, नाटक करने वाले लोगों का जो समूह है, बेसिकली यहां एमआरए की बात की जा रही है ना, मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी की, जो कवियों का समूह या एडिटर, संपादकों का समूह जो लगातार स्टूडियो पर विजिट करने आते रहते थे। लेटर ऑन, बाद में, ही डिस्कवर्स दैट द पोएट वाज इन फैक्ट द एडिटर ऑफ देन
फेमस मैगजीन द एनकाउंटर। बाद में अशोकामित्रन को पता चलता है कि भैया वो जो कवि आया था ना, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री वाला, वो जो कवि आया था वास्तविकता में एक एडिटर था, संपादक था। किसका? एक बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन का, एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका का, जिस पत्रिका का नाम था द एनकाउंटर। और वो कौन थे महाशय? उनका वास्तविक नाम था स्टीफन स्पेंडर साहब। ठीक है, ये हमारी समरी है। चैप्टर मस्त है, बस चैप्टर से एक फ्लो में खत्म होने की उम्मीद मत करो। अलग अलग लोगों के बारे में बात होगी, अलग अलग चरित्रों के बारे में बात होगी। हाँ, एक स्टूडियो है, हम यही देखने के लिए बैठे, अरे यार कौन कौन से कैरेक्टर हैं या कितने के नमूने हैं, उन सब नमूनों के बारे में एक एक करके हमें जानना है। अगर इस सोच से, इस विचारधारा से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कौन से अलग अलग लोग हैं, किस तरह का वहां माहौल है, कैसा वहां पर लोग आते जाते उठते बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में अशोकामित्रन साहब क्या सोचते हैं, इन प्रश्नों को अगर अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कोई बात नहीं खुशी सिंह, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, बाकी जहां से समझ में आए वहां से आप समझो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर समझ में आना चाहिए यार। देखो मेन बात यह है, मुझसे समझ में आए, किसी और से समझ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर 100 में से 99 बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया और एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि शायद हो सकता है आपका और मेरा एक वो लिंक बैठ नहीं पा रहा। ठीक है, कि शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी। होता है, कई बार होता है ना, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फ्री नहीं हुए हो इस चैप्टर से, कल से हम इस चैप्टर में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और कहां पर अशोकामित्रन जी क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, उन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में देखने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है। बोरिंग चैप्टर को भी हम इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे और बड़ी हंसी मजाक होने वाली है। तो मैं कल आपको मिलता हूं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के सेशन में। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।